नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस लाइव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोंटा से आ रही है। सुकमा जिले के कोंटा डिवीजन के एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे एक आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से शहीद हो गए हैं। वहीं एक एसडीओपी और टीआई भी घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोंटा सुकमा का सबसे अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ का सबसे लास्ट क्षेत्र है जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है। और आज 9 जून की सुबह आईईडी ब्लास्ट में ये जो एएसपी हैं वो शहीद हो गए हैं, आकाश गिरिराव पुंजे। मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मेरे सहयोगी दानिश अनवर है, जो इस पूरे मामले की अपडेट देंगे। दानिश, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है इसके अलावा? देखिए, 10 जून को नक्सलियों ने भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। बसवराजू और अभी पिछले 4-5 दिनों में जो भी कमांडर्स नक्सलियों के मारे गए हैं, उसको लेकर भारत बंद का आह्वान है। उसी के 10 जून को आह्वान है। उसी के लिए जो सूचना थी कि नक्सली कोई वारदात करने की तैयारी में है, फिराक में है, तो एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जो कोंटा में काफी लंबे समय से पदस्थ हैं, वो और उनकी टीम, कोंटा थाने की टीम, कोंटा के एसडीओपी सोनल ग्वाला, कोंटा के एसडीओपी चंद्राकर और कोंटा के टीआई जो हैं सोनल ग्वाला, ये सारे लोग मतलब उस एरिया में गए जहां ये आईडी ब्लास्ट हुआ। 3 दिन पहले उस इलाके में घटना हुई थी जिसमें नक्सलियों ने कुछ जेसीबी और अन्य सामग्रियों को जो निर्माण चीजों में निर्माण कार्य में लगी होती है, उन सामग्रियों को जला दिया था। जिसके बाद 2 दिन के बाद आज चूंकि कल से भारत बंद का आह्वान है, तो नक्सली कोई बड़ी वारदात को अंजाम न दे, उस आशंका को देखते हुए आकाश राव गिरिपुंजे खुद अपनी टीम के साथ मौके के लिए रवाना हुए और पैदल, चूंकि पैदल सर्चिंग अभियान जो चल रहा था वो पैदल चल रहा था, जिसकी वजह से ये टीम वहां गई और आईडी की चपेट में आने से आकाश राव गिरिपुंजे बुरी तरह घायल हुए थे। उसके बाद उन्हें क्या कहते हैं अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक उन्हें इलाज मुहैया कराया जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दानिश, ये जो बात निकलकर सामने आ रही है, अभी जितने हमारे पास रिपोर्ट्स आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो आईईडी ब्लास्ट हुआ, जो आईईडी लगाया गया था वो रोड के 2 फीट नीचे लगाया गया था, जिसे डिटेक्ट नहीं किया गया। ऐसा ही एक मामला बीजापुर में कुछ महीने पहले हुआ था, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए थे। क्या ये दोनों ही केस सिमिलर तरीके से हैं जिसे डिटेक्ट नहीं किया गया? नहीं, अभी तक जो बीजापुर और कोंटा से जो जानकारी सामने आ रही है, हमने वहां के कुछ पुलिस अफसरों से और वहां के लोकल रिपोर्टर्स से बात की जो भी कोंटा के हैं। उनका ये कहना था कि अभी जो 2 दिन पहले की जो नक्सलियों ने जेसीबी जलाना और निर्माण कार्य में लगी सामग्रियों को जो जलाया था, उस दौरान ही ये आईडी और इसे प्रेशर आईडी कहा जा रहा है, प्रेशर आईडी सेट किया गया था और वही आईडी आज ब्लास्ट हुआ है। तो ये जो है, जो अभी लगातार जो पुलिस के ऑपरेशंस चल रहे हैं, हमने हाल ही में आईजी सुंदरराज का भी इंटरव्यू लिया था और लगातार अभी हमारी टीम, द लेंस की टीम कोंटा गई हुई थी। कोंटा में हमने कुछ मतलब एंटी नक्सल मूवमेंट को लेकर स्टोरीज की, कुछ बात की, अफसरों से मुलाकात की। मैं आपको बताना चाहूंगा पूनम कि आकाश राव गिरिपुंजे, मतलब ये 4 दिन पहले की बात है, आकाश राव गिरिपुंजे हमें कोंटा में मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने देखा, क्योंकि वो रायपुर में लंबे समय तक पदस्थ रहे हैं, वो और सोनल वाला जो टीआई है कोंटा के, तो उन दोनों से मुलाकात हुई। उन्होंने ऑपरेशंस के बारे में बताया। तो उनसे जो बातचीत के दौरान हमें जो जानकारी मिली वो यह थी कि मतलब कोंटा और सुकमा जिले में जो बटालियन, जो नक्सलियों की बटालियन की बात होती है, नक्सलियों की बटालियन वहां से मूव कर चुकी, जो लगातार ऑपरेशंस कई पिछले 1.5 साल से जो चल रहे हैं, तो उन बटालियंस के मूव होने के बाद टुकड़ों में नक्सली जो है, नक्सलियों का जो ग्रुप है, वो अलग अलग टुकड़ों में घूम रहा है। तो वो जो 2 दिन पहले की जो वारदात थी, वो उसी एक टुकड़ी ने अंजाम दी थी, जिसके बाद लगातार, क्योंकि कल से भारत बंद का आह्वान था और एक इंट पुलिस के पास, फोर्स के पास आ रहा था कि नक्सली 10 जून को कोई बड़ी वारदात करने के फिराक में। भारत बंद का जो आह्वान किया गया है 10 जून को लेकर, इनकी क्या ये नक्सलियों की कोई प्लानिंग के तहत किया गया है? कुछ इसके बारे में बात बिल्कुल आप समझ सकते हैं, क्योंकि नक्सली जो हैं, जब से ऑपरेशंस पिछले 2-3 महीने में ऑपरेशंस जो तेज हुए हैं
और नक्सलियों के एक बीच में प्रेस रिलीज आई थी जिसमें विकल्प ने कहा था कि हमें अंदेशा था कि मई और मार्च मतलब अप्रैल और मई में ऑपरेशन तेज होंगे। तो अब उस बीच में बसवराजू को मुठभेड़ में मार गिराया गया। अभी दो भास्कर और सुधाकर जो नक्सलियों के ट्रेनिंग स्कूल का मास्टर कहा जाता था, जो मतलब ट्रेनिंग देने में मास्टर था, उसको ढेर कर दिया गया। तेलंगाना के कुख्यात जो नक्सली था, इनामी नक्सली था, उसको भास्कर को ढेर किया गया। तो लगातार मुठभेड़ में नक्सली अभी फोर्स के निशाने पर हैं। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ जो संगठन है, चाहे वो इस मूवमेंट को लेकर जो तेलंगाना से शांति वार्ता की बातें उठी थी, उस शांति वार्ता के लिए जो टीम बनी थी उसने बीच में कहा कि इन मुठभेड़ों को फर्जी बताया। हाँ। लेकिन फिर भी फोर्स ने साफ साफ कहा है कि हमारे परसों 2 दिन पहले ही जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन सुंदरराज का एक प्रेस नोट आया था जिसमें बस्तर आईजी जो है वो फोर्स को लीड कर रहे हैं बस्तर में। तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो है पुलिस कोई भी फोर्स कोई भी हर मतलब जो भी मुठभेड़ें हो रही हैं, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसको मतलब जो एसओपीज होते हैं उन्हीं के तहत अंजाम दिया जा रहा है। कानूनी प्रावधानों का पूरा पालन किया जा रहा है। हम किसी को पकड़ के नहीं मार रहे हैं, क्योंकि फोर्स पर यह आरोप लगा था कि पकड़ के मारा जा रहा है। तो इन जो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं और नक्सलियों ने ये जो इस वारदात को अंजाम दिया है वो उसी बौखलाहट की वजह से दिया है। और ये जो आईडी के बारे में बात की जा रही है, ऐसे आमतौर पर तो ये बोला जाता है कि आईडी बड़े लंबे अरसे तक आईडी लगा के रखे हैं तो बाद में उसको जोड़ा जाता है। लेकिन ये जो है ये जो मामला है अभी हाल फिलहाल का, जानकारी सामने आ रही है कि आईडी जो है अभी 3 दिन पहले जो आगजनी की घटना हुई थी जिसमें जेसीबी जलाई गई थी, उस दौरान ही नक्सलियों ने सेट किया, जिसका उस वक्त पुलिस चूंकि नक्सलियों के होने की सूचना थी जिस वजह से पुलिस वहां नहीं जा सकी। आज उसी 10 जून से पहले जो भारत बंद का आह्वान था उससे पहले उस एरिया में सर्च के लिए गई थी फोर्स, जिसकी वजह से मतलब जिसके शिकार एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे हुए और वो शहीद हो गए। दानिश, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। मैं ये बात जानना चाहूंगी कि आकाश राव गिरपुंजे जो एएसपी थे कोंटा डिवीजन के, जितना हमें जानकारी मिली है वो गैलेंट्री अवार्ड विजेता थे। किस टाइप के व्यक्ति थे, क्योंकि आप कुछ दिन पहले ही उनसे मुलाकात करके आए हैं, तो अचानक एकाएक उनका जाना पुलिस विभाग के लिए कितनी बड़ी क्षति है। और उनकी जो फैमिली है वो यहाँ रायपुर रहती है, तो इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? आकाश जी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, आकाश जो है बेसिकली रायपुर से मतलब जो आजाद चौक आमापारा का इलाका है वहीं के रहने वाले हैं और यहीं से उन्होंने 2013 में मतलब राज्य सिविल सर्विस की परीक्षा दी थी, जिसे सीजीपीएससी भी कहा जाता है। उसमें वो एग्जाम दिलाकर निकले थे और 2013 बैच के अफसर हैं और लंबे अरसे से मतलब रायपुर से लोकल होने की वजह से चुनाव से पहले उनको यहाँ से मतलब लोकल, चूंकि चुनाव के टाइम पे लोकल अफसर अपने गृह जिले में नहीं रह सकता, इसलिए इन्हें ट्रांसफर किया गया था। ये महासमुंद में पदस्थ थे। उसके बाद सरकार जब बदली उसके बाद कुछ साल भर पहले इन्हें कोंटा ट्रांसफर किया गया, मतलब सुकमा जिले में ट्रांसफर किया। कोंटा एडिशनल एसपी इनको बनाया गया बाकायदा। ये वहां बहुत अच्छे से, और इनके बारे में कहा जाता है कि जो आकाश राव गिरपुंजे हैं ये अपनी फैमिली को, आमतौर पर क्या होता है नक्सल मोर्चे पर तैनात अफसर अपनी फैमिली को सिटीज में ही रखते हैं, लेकिन आकाश राव गिरपुंजे अपनी फैमिली को कोंटा में रखे हुए थे। हालांकि गर्मी की वजह से अभी छुट्टी में, चूंकि मेरी बात हुई, मैंने आपको बताया कि मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान उनसे जो बात हुई वो बताया कि अभी छुट्टियों में गई हुई है घर, लेकिन चूंकि इनकी फैमिली कोंटा में ही रहती थी, वही पुलिस थाना जो कैंपस है वहां एडिशनल एसपी का ऑफिस है, वहां एसडीओपी का ऑफिस है, थाना है और एक जो उनकी डीआरजी की बटालियन का वो है ऑफिस है। और इसके साथ ही क्या कहते हैं रिहायशी आवास है उनके, मतलब पुलिस के अफसरों के रहने के। तो वो हो गए कोंटा जो टीआई है सोनल वाला, वो भी अपने परिवार को कोंटा में ही रखे हुए थे। और चूंकि कोंटा जो है वो आंध्रा बॉर्डर से लगा, कोंटा शहर से आंध्रा बॉर्डर शुरू होता है, तो चूंकि वो बॉर्डर के लिहाज से बहुत अहम जिला माना जाता है,
तो ऐसे ऐसे में आप मतलब इस मामले में तारीफ ही करनी होगी आकाश राव गिरपुंजे की, जो अपने परिवार को अपने साथ ले जाकर वहां रखे थे और नक्सल मोर्चे पर लगातार फ्रंट फुट पर आकर कोंटा इलाके में, जो उनका इलाका आता था कोंटा, उसमें फ्रंट फुट पर आकर हर जगह फोर्स या तो खुद जाते थे या फोर्स को अपनी निगरानी में भेजते थे। तो इस तरह से आकाश राव गिरपुंजे के बारे में कहा जाता है कि वो जूझ कर काम करने वाले अफसर थे और उनकी क्षति निश्चित ही पुलिस विभाग को, पुलिस महकमे को एक गहरी क्षति है। दानिश, ये बात निकलकर सामने आई है कि अब तक हम पूरे मामले को देखें तो विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनका एक ट्वीट आया है कि ये नक्सल अटैक नहीं है, ये आईडी प्लांटेड था। वो बात की जा रही है, ये आईडी प्लांट यानी आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें गश्त के दौरान वे शहीद हुए हैं। अगर मैं पिछली बातों को भी देखूं तो अब तक एसपी लेवल के 4 हमारे जो पुलिस बल है वो शहीद हुए हैं। मैं उनका नाम बताना चाहूंगी। एक तो रविंद्र चौबे मुझे याद आ रहे हैं इस वक्त, वीके चौबे आप जैसे बता रहे हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए दानिश। देखिए, नक्सल मोर्चे पर अगर आप बड़े अफसरों की, ऐसे तो बहुत से जवानों की शहादतें हुई हैं, लेकिन अगर बड़े उसमें जाएंगे तो एक भास्कर दीवान हुआ करते थे, एक अफसर हुआ करते थे, विनोद चौबे राजनांदगांव के एसपी थे और वो 2008 में मोला मानपुर एनकाउंटर में, मुठभेड़ में उनकी मौत हुई थी। गरियाबंद में राजेश पवार एक अफसर हुआ करते, करीबन 20-22 साल हो गए। राजेश पवार की भी इसी तरह नक्सलियों के मौत हुई थी, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में। लेकिन ये जो घटना है, ये नक्सलियों के एनकाउंटर की बात नहीं, ये आईडी ब्लास्ट में शहीद होने की बात है। आईडी ब्लास्ट में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बीजापुर में ही एक आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ, सुकमा में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के एक मतलब डीएसपी रैंक के अफसर, असिस्टेंट कमांडेंट कहा जाता है उन्हें, उनकी घायल हुए थे, उन्हें चोट लगी तो उन्हें इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया गया एम्स। लेकिन अभी फिलहाल जो है क्या कहते हैं, इस मामले में ये बहुत करीबन 2008-9 के बाद ये बात सामने आई है कि एडिशनल एसपी लेवल का अधिकारी जो है वो इस तरह के, हालांकि ये हमला नहीं है, ये आईडी ब्लास्ट है जो कि नक्सलियों ने प्लान किया था। और लेकिन ये उनके हमले, इस पूरे ब्लास्ट को हमले की तरह ही माना जाएगा, क्योंकि ये प्लान जो है ये भी 2-3 दिन पहले किया गया। तो ये बात सामने आ रही है, जो बीजापुर के अफसरों से बात जो हुई है उससे ये पता चला है कि जो आईडी प्लान किए गए थे ये भारत बंद को लेकर किए गए थे। इसी वजह से जो पुलिस की तरफ से जो जानकारी आई है, उन्होंने भारत बंद का अपने उसमें प्रेस नोट में जिक्र किया है कि भारत बंद की वजह से कुछ नक्सली जो है गतिविधियां, मतलब गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में थे, जिसकी सूचना थी, जिसका प्रॉपर एंड था, उसके बाद ही फोर्स वहां के लिए रवाना हुई। मतलब आकाश राव गिरपुंजे खुद इस फोर्स को लीड कर रहे थे और अपने साथ एसडीओपी कोंटा, एसडीओपी टीआई कोंटा और ऐसे पूरी टीम को ले जाकर वो ऑपरेशन, मतलब जो भी नक्सली गतिविधियां थी उनको रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। दानिश, जैसा बात निकलकर सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह वो बार बार कहते रहे हैं कि मार्च 2026 तक देश भर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, नक्सली यहाँ पर जितने बचे हुए हैं उन सब का खात्मा कर दिया जाएगा, यानी जो बचे खुचे हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। वो कई बार वो डेडलाइन दे चुके हैं मार्च 2026 की, और लगातार ऑपरेशन चल रहे थे, काफी सारे ऑपरेशन किए गए, सीआरपीएफ, संयुक्त डीआरजी, मतलब पूरी टीम एकजुट होकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसके बाद ऐसी घटनाएं होना, चाहे वो बस को जलाना हो, जेसीबी को जलाना हो, और मैं आपको बता दूं कि ओडिशा झारखंड रास्ते पर भी जो आईडी विस्फोटक होते हैं उनको वहां से चुराया गया था। नक्सलियों की ये करतूत थी, उसके बाद ये आईडी ब्लास्ट, ये सभी कड़ियों को आप कैसे देखते हैं? एक एनालिटिकल सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से। देखिए, जो आईडी ब्लास्ट जो हुआ है या आईडी जो लगाकर रखा गया था नक्सलियों की तरफ से, ये नक्सली अपने पूरे जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में आईडी बिछा कर रखे रहते हैं और ये बाकायदा उसकी एक तरीके से गांव वालों को नोटिस भी चश्मा करते हैं कि ये जो है हम आईडी लगा के रखें, कृपया गांव के लोग इधर ना आए। मतलब इनकी सीधी सी बात है कि उन्हें डर लगा रहता है, क्योंकि अब गांव वालों का साथ उस तरह से नक्सलियों को नहीं मिला जिस तरह से पहले मिला करता था।
तो जो नक्सली जो हैं वो गांव वालों के सपोर्ट ना पाने की वजह से गांव वालों से भी अब दूर रहने की कोशिश करते हैं, जहां उनको लगता है कि इसलिए वो आईडी बिछा कर रखते हैं। इसलिए बीच बीच में ये खबरें आती रहती हैं कि आईडी फटने, आईडी ब्लास्ट होने से कोई ग्रामीण के पैर फट गए, फ्रैक्चर हो गए या चोट हो गई या ग्रामीण मौत हो गई, जानवरों की मौत हो गई, ये सब खबरें आती रहती हैं। ये बहुत दिनों बाद ऐसा है कि इस आईडी ब्लास्ट में कोई पुलिस फोर्स फंसी हो और मतलब इसमें कोई अफसर शहीद हुआ है। और रही बात अब जो गृह मंत्री के मतलब गाइडलाइन मतलब डेडलाइन की बात कर रही थी, गृह मंत्री लगातार 31 मार्च 2026 की डेडलाइन देते रहे हैं। उनका ये कहना है कि 31 मार्च 2026 तक भारत जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा। भारत नक्सल मुक्त भारत अभियान जो शुरू किया गया फोर्स की तरफ से, उसी के तहत छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी के तहत कर्रेगुटा, बीजापुर के कर्रेगुटा इलाके में अभी 21-22 दिन का ऑपरेशन चला। उसके बाद हाल में ही ये अप्रैल से शुरू हुआ था ऑपरेशन, जो मई तक चला। उसके बाद उसके करीबन 12-15 दिन के बाद एक ऑपरेशन हुआ जिसको लेकर मतलब जो नारायणपुर अबूझमाड़ इलाका जो बोला जाता है, माड़ जिसको नक्सली माड़ कहते हैं, उस इलाके में फोर्स ने करीबन 3 दिन का ऑपरेशन चलाया, जिसमें बसव राजू जो नक्सलियों का, माओवादियों का शीर्ष नेता था, भाकपा सीपीआई माओवादी के महासचिव हुआ करते थे वो, उनको एनकाउंटर में ढेर किया गया। यह पहला मौका था कि जब इतने बड़े कोई महासचिव लेवल के स्तर के किसी नक्सली की मौत हुई हो मुठभेड़ में। जो इससे पहले क्या होता था कि जो कोई एज हो जाती थी या बीमारी की वजह से या इस तरह से ही नक्सली मरते रहे, मतलब शीर्ष नेता मरते रहे। लेकिन पुलिस के साथ, फोर्स के साथ डायरेक्ट इनकाउंटर में, मुठभेड़ में अगर इस तरह से किसी महासचिव की मौत हुई है तो ये नक्सलियों के लिए बड़ा झटका है। तो नक्सली लगातार इस तरह इन झटकों से उभरने की कोशिश में थे। वो शांति वार्ता की बात करते हैं, 6 बार उनकी तरफ से प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन वो अपने इलाके में आईडी बिछाकर रखे हुए हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि आईडी हमारी सेफ्टी के लिए है। तो हम प्रहार नहीं कर रहे हैं, हम हमले नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी सुरक्षा में मतलब सुरक्षा के लिए हम हथियार चला रहे हैं। अभी फिलहाल नक्सलियों का ये दावा है, लेकिन जो आईडी बिछाकर रखे हैं उससे जाहिर सी बात है कि ग्रामीण और उनके जानवरों के साथ साथ फोर्स के लिए भी खतरा है। और इसी आज आईडी में जिस तरह से एक अफसर शहीद हुए हैं, तो ये एक बड़ी दुख की बात है फोर्स के लिए भी और आम पब्लिक के लिए कि, और मतलब जिस तरह से अफसर शहीद हुए हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगी कि पहले बीजापुर का एरिया था जहां पे ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद फिर नारायणपुर एरिया था, वहां पर ऑपरेशन चलाया गया। सुकमा जो इलाका है वो छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम छोर माना जाता है। उसमें भी कोंटा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर्स लगते हैं। मैं आपको एक बात फिर से रिकॉल कराना चाहूंगी, 8 से 12 मई के दौरान तेलंगाना डिवीजन के जो नक्सली थे उन्होंने एक पर्चा यानी प्रेस रिलीज जारी किया था। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि अब वो युद्ध विराम चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। ये नक्सलियों का ही जिक्र था इस पूरे लेटर में कि वो अब शांति चाहते हैं। और सुकमा यानी कोंटा का वही क्षेत्र जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है वो तेलंगाना से लगा हुआ है। दानिश, मैं पहले तो उस एरिया के बारे में जानना चाहूंगी कि वहां पर अभी तक हम क्या पूरी तरीके से नक्सलियों को खात्मा नहीं कर पाए हैं, कि नक्सलवाद वहां पर अंत नहीं हो पाया है, और तेलंगाना से एक जो शांति की बात निकली थी क्या उसकी बया छत्तीसगढ़ तक नहीं पहुंच पाई है? देखिए, मैं अगर सुकमा और कोंटा की बात करूं तो सुकमा जिले में ही ताड़मेटला आता है, जगरगुंडा इलाका आता है, जहां 2010 में 76 जवान मारे गए थे। इस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं पहले पूर्व में नक्सली कर चुके हैं। हाल में सुकमा में कोई बड़ी वारदात तो नहीं हुई उसमें, लेकिन जो ये आईडी ब्लास्ट की जो घटना है, ये माना जाता है कि नक्सलियों की जो बटालियन हुआ करती थी सुकमा इलाके में, अब वो बटालियन नहीं रह गई है। अब चूंकि नक्सली लगातार बड़ी संख्या में, करीबन हम अगर 1.5 साल के आंकड़ों पर जाएं तो 500 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। तो नक्सलियों, और जिसमें सरेंडर नक्सलियों में बीजापुर और सुकमा और नारायणपुर सबसे आगे हैं। यहाँ नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। तो जो ये जो नक्सली होते हैं, जो सरेंडर करने वाले होते हैं, इन्हें बोला जा रहा है, फोर्स की तरफ से जो बात होती है, ये जो फ्रंट में हथियार सशस्त्र लड़ाई वाली जो
टीम है नक्सलियों की, ये वो टीम होती है। इसीलिए जब अभी जो मुठभेड़ों में AK-47 या जो सरेंडर किए हैं उसमें हथियारों के साथ जो सरेंडर कर रहे हैं, ये हथियार के साथ नक्सली सरेंडर करते हैं। अब बात दूसरी अगर आप बोले ही जाएंगे तो कोंटा, और उसके लिए तो कोंटा जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोंटा जो है, कोंटा सिटी से ही आंध्रा बॉर्डर शुरू हो जाता है। चूंकि वो लगा हुआ है, आंध्रा के बाद थोड़ा आगे जाए तो कोंटा के ही दूसरे, कोंटा ब्लॉक के दूसरे एक गांव में जाने के लिए, उस गांव में भी हम गए थे। वो वहां आंध्रा से जाने के बाद जो भद्राचलम रोड पर पड़ता है, आंध्रा के बाद तेलंगाना जाना पड़ता है और तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ में एंट्री करनी पड़ती है। अभी तक कोंटा से वहां पर एक तहसील है, सॉरी ब्लॉक है, वहां जाने के लिए अभी तक रोड नहीं बन पाई है। तो ऐसे में अभी बहुत डेवलपमेंट के काम उस इलाके में होने बाकी हैं। और चूंकि सड़क जो माना जाता है कि सड़क के बगैर जहां सड़क पहुंचती वहीं विकास पहुंचता है, ये जो बस्तर को लेकर सरकार का ही मानना है। तो सड़क हमारी वहां ग्रामीणों से बात भी हुई थी, तो उनका यही कहना था कि हमें सुकमा पहुंचने में हम सुबह से निकलते हैं तो हमें 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, गाड़ियां मिलती नहीं है, बस है नहीं रेगुलर, और वहां से कोंटा आना, कोंटा से सुकमा जाना, इस तरह से बहुत परेशानी भरा रहता है वहां के लोगों के लिए। तो ये माना जाना चाहिए, हम ये मान सकते हैं इस मामले को लेकर कि जो कोंटा इलाका है वो बिल्कुल बॉर्डर इलाका है, और वहां नक्सलियों की जो बटालियन की बात होती है, नक्सली अब बटालियन में नहीं रह गए हैं। वहां लगातार वो जो फोर्स के सर्च ऑपरेशन होते हैं और मुठभेड़ होती है, तो लगातार वहां इस तरह के उससे नक्सली उस इलाके से भाग चुके हैं, और बहुत कम संख्या में वहां नक्सली हैं, अलग अलग 15-20 के ट्रूप में। चूंकि ये बात मुझे जो कोंटा एडिशनल SP आकाश राव गिपिंगे जो शहीद हुए हैं, इन्होंने ही मुझे अभी एक हफ्ते भी नहीं होंगे, उनसे बातचीत में मैंने पूछा था, तो बोले बहुत बड़ा बटालियन, उन्होंने कोंटा के नक्शों के साथ बताया था कि इन इलाकों में है, और यहाँ से जो बीजापुर का बॉर्डर लगता है उस इलाके में नक्सली ज्यादा एक्टिव है, और वहां से नारायणपुर की तरफ। लेकिन जो मेन जो इलाका, जो कोंटा के आसपास के जो इलाके जहां नक्सली हुआ करते थे बड़ी संख्या में, जो वो आंध्र और तेलंगाना का बॉर्डर लगता है, वहां अब उतनी बड़ी संख्या में नक्सली नहीं है। वहां लोगों का आसानी से आना जाना होता है, नक्सली और फोर्स भी वहां अंदर तक घुसी है, लगातार बहुत सारे कैंप्स खुले हैं, इस वजह से लगातार वहां फोर्स की एक्टिविटी की वजह से उस इलाके से नक्सली जा चुके हैं। जी दानिश, जैसा आपने अभी बताया कि ना केवल वहां पर संसाधनों की कमी है, प्रॉपर वहां पर विकास का कार्य नहीं पहुंच पाया है, आम जनता तक चुनौतियां काफी हैं। नक्सलवाद तो है ही, लेकिन जो बेसिक नीड्स होती है, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब कुछ वहां पर मुहैया नहीं हो पाया है। एक बहुत बड़ा यहाँ पर गैप दिखाई दिया है लोगों की सुविधाओं में। धन्यवाद इस पूरी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। द लेंस इस खबर पर लगातार आपको अपडेट करता रहेगा, हम आप तक वो हर जरूरी खबर पहुंचाते रहेंगे इसी तरह। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए द लेंस के साथ। नमस्कार।